जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आज फिर इतिहास के एक काले पन्ने को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि आज़ादी के बाद जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के भारत विलय में किस प्रकार के दांव पेच रहे और अंग्रेज़ों की आज़ादी के बाद भी जो फूट डालो राज करो की नीति थी कैसे चलती रही। अब देखिए, थोड़ा इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की जो चालबाजियाँ थी उसका शिकार भारत अब भी हो रहा था, जिनकी इच्छा थी कि कभी स्थिर न रह पाए यह भारत देश। उन्होंने जो तीन रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनके टुकड़े करने के लिए अनेक कुटिल षड्यंत्र रचे। इसके बाद ही ये तीनों भारत में इनका विलय हुआ। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की बेड़ियां टूट चुकी थी, मगर विभाजित देश जो था अब भी कई जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश विभाजन अवश्य स्वाधीन अवश्य था, परंतु प्रशासन और जो सुरक्षा के विभिन्न स्तर थे, उन सभी स्तरों पर आज भी अंग्रेज जमे हुए थे। उनकी आज भी वही नीति थी, फूट डालो राज करो। अब इसमें देखिए, आज़ादी के बाद जो भारतीय रजवाड़े थे या रियासतें थी, जहाँ अनेक रियासतें खुशी खुशी भारत में शामिल हो गई, वहीं कुछ असमंजस और हठ धर्मिता के कारण अटके हुए थे अब भी। अक्टूबर का महीना था 1947 अक्टूबर में, जब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत में विलय के मुद्दे पर अड़े हुए थे, उलझे हुए थे। मामला बहुत पेचीदा हो गया था। जो नेहरू थे और सरदार पटेल थे, उन्होंने आज़ादी के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन को आश्वस्त किया था कि विलय के बाद इन रियासतों की सुरक्षा, संचार और विदेशी मामले केवल भारत सरकार देखेगी, अन्य विषय इन्हीं के पास रहेंगे। अब दुर्भाग्य ये देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये भारत का एक दुर्भाग्य देखिए। हमारे उस समय के जो हमारे पूर्वज थे, नेता थे, हमारा जो नेतृत्व करता था, वो किस प्रकार, किस मतलब एक अंधेरे में थे। क्या विशेष योजना के तहत वो षड्यंत्र में उलझे हुए थे, या किन चीज़ों को वो समझ नहीं पाए। भारत के जो गुलाम, भारत के जो अंतिम वायसराय थे, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, जिन्हें एक विशेष योजना के तहत भारत भेजा गया था। शायद वे बर्मा में आर्मी कमांडर के रूप में उस समय सेवाएं दे रहे थे, जिनको विशेष योजना के तहत भारत में तैनात किया गया था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, सब कुछ देश के नेताओं के सीमाओं में आ चुका था। लेकिन उसके बाद भी अब देखिए कि जो प्रथम गवर्नर जनरल था फिर लॉर्ड माउंटबेटन ही था। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर था, कोई ना कोई काला ऐसा षड्यंत्र ज़रूर था जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद जो है, उन्होंने हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको विलय पर विचार करने का एक लंबा समय दे दिया लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको बहुत लंबा समय दे दिया विचार करने के लिए, सोचने के लिए। इसी प्रकार लंदन में जो डेरा डाले हुए थे जूनागढ़ के नवाब, जो लंदन पहुँचे हुए थे, उन्होंने भारत वापस आने के लिए उन्होंने कहीं नहीं, कभी नहीं कहा। और जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह से बार बार कहा कि अगर वे पाकिस्तान में अपना विलय करते हैं कश्मीर का, तो वे उसके लिए तैयार हैं। तो उनके जो लॉर्ड माउंटबेटन के नियंत्रण वाली जो सरकार थी, अब ये जो हमारी सरकार थी, ये पूरी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन के नियंत्रण वाली सरकार थी, या ब्रिटिश नियंत्रण वाली सरकार थी। इसको आप कुछ भी कहिए, जो सारी चीज़ों को आज भी वही देख रहे थे अपने हिसाब से। सिर्फ चेहरे आगे बदल चुके थे, लेकिन योजनाएं उसी प्रकार चल रही थी। अब ऐसा माहौल था, उथल पुथल थी। इसी में जूनागढ़ जो राज्य था ने पंजाब, पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना लिया था। नवाब उधर विलय करना चाह रहे थे, मगर जूनागढ़ के जो दो हिस्से थे, मांगरोल और बाबिरियावाड़, इन दोनों ने भारत के साथ रहने का
निर्णय लिया और स्वयं को जूनागढ़ से अलग घोषित कर लिया था। अब इस पे देखिए कि इस पर जो जूनागढ़ के नवाब थे उन्होंने दमन का सहारा लिया, खून खराबे का सहारा लिया। इसको देखते हुए सरदार पटेल ने वहाँ सशस्त्र हस्तक्षेप करना चाहा, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि सारी पावर इन दोनों व्यक्तियों के पास थी और दोनों ही ये मानिए कि एक शकल से गोरा था और दूसरा जो है शकल से काला था लेकिन दिल से गोरा था। दोनों के आचार विचार इसी प्रकार शायद मिले हुए थे। माउंटबेटन की इसकी जो विधिक स्थिति थी उसकी जानकारी देने में पंडित नेहरू को 3 सप्ताह लग गए। अब 3 सप्ताह, और आप ये देखिए कि वहाँ जूनागढ़ में जो शासक था, नवाब था वहाँ का, उसने दमन चक्कर चलाया हुआ था और उसके बाद भी जनता पीड़ित थी, मर रही थी अत्याचारों से। लेकिन उसके बाद भी 3 सप्ताह, आप कल्पना कीजिए कि क्या था। 3 सप्ताह नेहरू ने 3 सप्ताह में माउंटबेटन को इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद जो मांगरोल और बाबरिया वार्ड थे उसको बचाने का उपक्रम शुरू हुआ, मगर अब तक जूनागढ़ को इतना समय मिल चुका था कि वह अपने सशस्त्र बल को मजबूत करके भारतीय जो सुरक्षा बल थे उनको भारी प्रतिरोध का सामना या कड़ी टक्कर उनको दे रहे थे। अंत में सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जो जनता की अस्थायी जो सरकार थी उसकी स्थापना कर दी थी, जिसका मुख्यालय उन्होंने राजकोट को बनाया था। माउंटबेटन ने पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली और नेहरू के बीच एक वार्ता करवाई, बैठक करवाई, जिसमें यह फैसला लिया कि विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया जाए। देखिए कैसी कैसी कुटिल चालें यहाँ की जा रही थी। अभी इस पर अमल के से पहले विचार विमर्श ही चल रहा था कि एक खबर आई कि पाकिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो अब खैबर पख्तूनवा कहलाता है, खैबर पख्तूनवा जिसे आज हम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ के जो कबायली हमलावर हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी और 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर के निकट पहुंच गए थे। देखिए दुर्भाग्य है कि अभी तो 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, मारकाट से लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, घटनाएं हो रही थी और लोग अपनी जो मातम मना रहे थे। जो स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाले लोगों की संख्या कम थी, वो शायद नेताओं के लिए एक जश्न हो सकता है, लेकिन आम जनता पीड़ित थी, त्रस्त थी, डरी हुई थी। छत नहीं थी रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं थी, सर्दी का मौसम, वर्षा, ऐसी अनेक जो आपदाएं थी, संकट थे उनके ऊपर था। परिवार खोने का गम था, किसी के बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाओं से पीड़ित थे, डरे हुए थे। ऐसा माहौल में देखिए कि 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर के आसपास तक जो पाकिस्तान था कबायलियों के भेष में वहाँ पहुँच चुका था। इसकी भी एक चाल देखिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इस परिणाम ये हुआ कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वह दिल्ली में आने वाला था और विलय के जो संधि पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने वाला था, लेकिन उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस प्रकार 1947 में अक्टूबर के इस महीने में ब्रिटिश जो जालसाजियाँ थी और चालबाजियाँ थी उनका वह दृश्य देखने को मिला जिसमें 3 रियासतें पूरी तरह से उलझी हुई थी। जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ पूरी तरह से पाकिस्तान में मिलाने या इसमें कामयाब न होने पर फिर इसके टुकड़े करने पर आमदा थे। ये अंग्रेज़ों की स्पष्ट नीति थी। अब भारतीय नेतृत्व क्या समझ रहा था, ये भी एक सोचने का विषय है। मगर जो अंग्रेज़ थे उनको जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? अगर हम इस पर बात करें तो इस सवाल का जो उत्तर था वो देखिए कि पाकिस्तान के जो असली कायदे आज़म थे वो अंग्रेज़ ही थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म कहते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि जो असली जो इसके कर्ता धर्ता थे वो अंग्रेज़ ही थे, या फिर जो हमारे कांग्रेस के नेता थे उनकी कमज़ोरियाँ थी। दोनों ही इसके एक सूत्रधार रहे हैं।
मोहम्मद अली जिन्ना का इतना योगदान नहीं रहा पाकिस्तान के निर्माण में। किसी भी रूप में जाने कि मोहम्मद अली जिन्ना इसके एक सूत्रधार रहे हैं, लेकिन शायद अंग्रेज़ और जो भारतीय कांग्रेस थी वो इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थी। एक कारण तो इसमें और ये देखिए कि जो ब्रिटेन नियंत्रित सरकार थी, सारी पावर उसी के पास थी, जिसको हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट कहा गया। उन्हें जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के महादेश यानी कि रूस को, उसको टाइट रखने के लिए, उसके पेंच कसने के लिए नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को अपना सैनिक अड्डा बनाए रखना था। यानी कि अंग्रेज़ यहाँ किसी न किसी रूप में रूस के को देखते हुए यहाँ टिके रहना चाहते थे। पाकिस्तान की जो लकीरें थी दरअसल भू राजनीतिक हितों के नक्शे पर खींची गई थी, जहां अपने अपने हित वो देख रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का जो गठजोड़ था मूलतः कराची से गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान तक उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र थे उन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। तो इस दंगों की जो राजनीति थी उसके दांवपेच आजमाने के बाद जो है जिन्ना का रंग इतना फीका हो गया था कि वे पाकिस्तान बनवा ही नहीं सकते थे। तो ऐसा अगर हम कहते हैं तो शायद ऐसा संभव नहीं था। तो 1946 में आम जब चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार बनाने में पूरी तरह से फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। वहीं सिंध में भी उनकी सरकार मुंह के बल गिरी थी, सिंध में भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। अब जिन्ना न सही तो अंग्रेज़ नियंत्रित जो सरकार थी उसने पाकिस्तान बनवा दिया, कांग्रेस ने पाकिस्तान बनवा दिया। इससे बेहतर तो ये था कि हम 2-4 साल 5 वर्ष शायद और गुलामी का जीवन जी लेते अगर विभाजन बच जाता। इतनी आपदाएं जनता ने झेली, मार काट, परिवार के परिवार समूल विनाश हो गया, महिला शक्ति पर इतना अत्याचार हुआ। तो इसको अगर रोकने के लिए 5-4 साल और गुलाम रहते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस समय 50 से अधिक देश अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन किसी का भी इस प्रकार से बंटवारा नहीं हुआ, एकमात्र अपवाद भारत रहा। अब उसमें अंग्रेज़ों की नीतियाँ रही या फिर हमारे जो नेतृत्व करता थे उनकी कहीं खामियाँ रही, जिसके परिणाम पूरे भौगोलिक क्षेत्र को, पूरी आगे आने वाली नस्लों को हमेशा हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आगे जो 1947 में ब्रिटिश नियंत्रण वाली सरकार व जो पाकिस्तान की सरकार भी ऐसी ही थी और भारत की सरकार भी, दोनों ही ब्रिटेन के नियंत्रण वाली सरकारें थी। उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस थे वहाँ लोगों के सिर पर बंदूकें तानकर जनमत संग्रह करवाया गया और बोला गया तो कि तुम हमारे साथ जाओगे या भारत के। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी इसका विरोध कर चुकी थी और बड़ी मुश्किल से हाँ में सिर्फ 50.09% उनको वोट मिले, वो भी बंदूक की नोक के बल पर। इससे भी जो ब्रिटिश नियंत्रण वाली सरकार थी वो सफल होने में असमर्थ थी। इसका कारण ये था कि गिलगित बाल्टिस्तान तो पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, वो पहले उलझा हुआ था। यह एक राजनीतिक रणनीतिक जगह थी जो चीन, रूस और अफ़गानिस्तान का दरवाज़ा खोलती थी, जिसमें रूस को देखते हुए इंग्लैंड और अमेरिका के हित निहित थे। तो ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह से हासिल इसे करना चाहती थी। तो इसी को अंजाम देने के लिए उन्हें एक कबायली हमलों की रंगभूमि तैयार की। उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण वाली जो सेना थी उसने प्रशिक्षित किया उन कबायलियों को, पाकिस्तानी सेनाओं को, और ट्रकों और सैन्य वाहनों में भरकर जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना किया। इसमें पूरी तरह से जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो शामिल रहे। यह कितना विचित्र लगता है कि एक तरफ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड माउंटबेटन के मंसूबों पर सीधी चोट की थी, क्योंकि विभाजन के बाद दोनों देशों में लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर पद संभालने वाले थे।
यानी कि ये पहले से तय था कि दोनों देशों में, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर का पद संभालेंगे। ये पहले से ही निश्चित किया गया था। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और वे स्वयं पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। इसके बाद जो नेहरू की सलाह पर कांग्रेस ने माउंटबेटन को बड़ी खुशी खुशी वेलकम करते हुए उन्हें भारत का गवर्नर जनरल स्वीकार कर दिया। अब मजहब के आधार पर सेना भी बंट गई थी। भारत पाकिस्तान दोनों को इसके लिए ब्रिटिश जो जनरल थे वो मिले थे। दोनों ही सेनाएं बंटने के बाद जो इनके जो अधिकारी थे ब्रिटिश जनरल, वो दोनों के ही ब्रिटिश जनरल थे। दोनों के ही सुप्रीम कमांडर एक ही थे, फील्ड मार्शल सर क्लाउड जॉन आयर ओचिन लेक, जो आप इस चित्र में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के चित्र में आप देख रहे हैं। सर क्लाउड जॉन आयर ओचिन लेक, ये भारत और पाकिस्तान दोनों के सुप्रीम कमांडर थे बंटवारा होने के बाद। तो जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ हुई, तब भारतीय मंत्रिमंडल ने एक सुरक्षा उप समिति गठित की और इसके अध्यक्ष भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अब देखिए कि सारी जो योजनाएं थी अब भी अंग्रेज ही नियंत्रित कर रहे थे। इस तरह से इधर हो या उधर जम्मू कश्मीर का पूरा जो मामला था, वास्तविकता तो यह है कि वो अंग्रेज़ों के हाथों में ही खेल रहा था। अब भी तत्कालीन जो संविधान सभा थी और संसद को तो यही बताया गया कि यहाँ तथाकथित कबायली घुसपैठ हुई, कबीले जो हैं वो हथियार लेकर घुस गए। मगर तथ्य यह है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान और गिलगित से जुड़ने वाली मुजफ्फराबाद एबटाबाद की संकरी पट्टी हासिल करने के लिए यह षड्यंत्र अंग्रेज़ों ने रचा था। लेकिन हम भारत और पाकिस्तान कोई भी इस षड्यंत्र को समझने में असमर्थ रहा, क्योंकि नीति जो निर्माता थे वो आज भी दोनों साइड अंग्रेज ही थे। हमारे जो जवान थे उन्होंने घुसपैठियों, जिसमें ब्रिटिश सरकार के अफसर भी थे, अफसर भी शामिल थे इस घुसपैठ में, अंग्रेज़ को मीरपुर तक खदेड़ना शुरू कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर पाकिस्तान के जो ब्रिटिश सैन्य जनरल थे उन्होंने सीमा पर फौजियों का जमावड़ा करना शुरू कर दिया था। उन्हीं लॉर्ड माउंटबेटन ने इधर नेहरू से कहा कि वह तो लगता है कि अब भीषण जंग हो जाएगी, आप फ़ौरन इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाइए। और अंततः देखिए, कूट रचित युद्ध जो था संयुक्त राष्ट्र की पहल से 1 जनवरी 1949 को विराम को प्राप्त हुआ। यानी कि युद्ध विराम हुआ 1 जनवरी 1949 को। ये एक अंग्रेज़ों की सोची समझी साजिश थी, जिसमें हमारा जो नेतृत्व था वो उलझता चला गया। और जो हमारे इतने बड़े वकील थे, चाचा नेहरू थे, इतने इंटेलेक्चुअल बौद्धिक व्यक्ति थे, वो भी शायद सरदार पटेल की बातों को इग्नोर करके ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचके। अब परिस्थितियाँ देखिए, परिस्थितियों और प्रजा की जो सुरक्षा थी उसको देखते हुए राजा हरि सिंह जो थे, उनको भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ही उचित लगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के तत्काल बाद एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत वहाँ व्यापक उपद्रव या दंगे शुरू हो गए, जिसकी कूट रचना गिलगित एजेंसी में तैनात मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन ने की थी। ये भी आप इस मैप में, आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन थे गिलगित एजेंसी की, ये इनकी रचना थी। ये आप इस पिक्चर में आप स्पष्ट रूप से इनके नाम लिखे हुए देख रहे हैं, जिनकी जो तैनाती थी उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के तत्कालीन गवर्नर जॉर्ज कनिंघम ने किया था। इस उपद्रव में जो महाराजा की सेनाएं थी उनको बड़े पैमाने पर मार दिया गया, जिनके जो गवर्नर थे घनसारा सिंह, उनको गिरफ्तार करके मेजर ब्राउन ने पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया था। अब यहाँ भी देखिए कि भाई पाकिस्तान का झंडा तो था लेकिन करने वाले अंग्रेज़ ही थे।
गिलगित बाल्टिस्तान हुंजा नगर को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उसे पाकिस्तान और जो HMG थी यानी कि हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश नियंत्रण वाली जो सरकार थी, दोनों से सम्मान मिले थे। यह क्षेत्र आज के पाक अधिकृत कश्मीर का 2/3 है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की कोई भूमिका शायद नज़र नहीं आती। वास्तव में 26 अक्टूबर 1947 को जिन्ना सीधे पाकिस्तानी फ़ौज को आक्रमण करने का आदेश दे चुके थे, मगर ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनका आदेश हवा में उन्होंने उड़ा दिया और इस युद्ध को कबायली हमले का छद्म आवरण उड़ा दिया। बाद में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने जिन्ना और नेहरू को लाहौर में बैठक करवाई तो सरदार पटेल बहुत क्रोधित हो गए और कहा कि जब हम विजयपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री रेंगते हुए लाहौर क्यों गए। जब हम विजय के साथ हमारे सैनिक तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री रेंगते हुए लाहौर संधि के लिए, वार्ता के लिए क्यों गए। सरदार के इस कोप के बाद जो नेहरू थे बहुत बीमार हो गए और बैठक में उनका जो जाना था वो स्थगित हो गए। तो ये एक काला सच रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं राकेश त्रिवेदी, उन्होंने इस पर काफ़ी गहनता से इसको उजागर किया है, इसके बारे में लिखा गया है उनके द्वारा तथ्यों के साथ। तो ये देखिए कि कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है। उस समय सरकार में लगभग जितने भी आज़ादी के नेतृत्व करने वाले थे संग्राम, तो ये सारे के सारे उच्च कोटि के वकील थे जो अंग्रेजियत पढ़े हुए थे और अंग्रेज़ों के ही स्कूल कॉलेज संस्थाओं से ये वकालत की डिग्रियां लेकर आए थे, लेकिन इनकी सोच भी वही अंग्रेज़ों वाली हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ते पढ़ते ये अंग्रेजियत में ही रम गए थे। इसी वजह से शायद इनकी सोच की वजह से ही ये समस्याएं इतनी उलझी और सरदार पटेल की जो विचार थे उनको पूरी तरह से अनदेखा इसमें किया गया था। तो धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट किसी इतिहास के पन्ने के साथ फिर चर्चा करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।